नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। भारत ने कनाडा में बैठे आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। आज एनआईए ने देश के 7 राज्यों में 53 ठिकानों पर छापे मारे। कई अपराधियों को हिरासत में लिया गया, हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। आज मैं आपको टेरर गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ हुई कार्रवाई की पूरी डिटेल दूंगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने आज वर्ल्ड फोरम पर कनाडा की हिपोक्रेसी को बेनकाब किया। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा के बारे में क्या कहा, उनका बयान मैं आपको सुनवाऊंगा और आपको उन आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की पूरी डिटेल भी दूंगा जिनके खिलाफ भारत ने कनाडा को डोजियर सौंपा है। उनके नाम क्या है, उनके ऊपर इल्जाम क्या है, ये सब आपको बताऊंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने होम स्टेट गुजरात में थे। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया कि किस तरह 20 साल पहले गुजरात को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। मोदी के गुजरात दौरे से आज एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई, जब एक रोबोट ने उनको चाय सर्व की। यह तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज की बात में हम बात करेंगे एक कविता की जिसने बिहार में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। इस कविता को लेकर बीजेपी हमलावर है तो आरजेडी क्यों डिफेंसिव है, यह भी आप जानेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव की, जहां बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव के मैदान में उतारकर विरोधियों को स्टंप कर दिया है। लेकिन खुद बीजेपी के कुछ नेता भी पार्टी आलाकमान के इस दाव पर हैरानी जता रहे हैं। आज की बात में हम राजस्थान के चुनावी माहौल की भी चर्चा करेंगे, जहां अशोक गहलोत 9 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं और आपको योगी के दरबार में पहुंचे एक खास फरियादी से भी मिलवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। जब वो अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पहुंचे तो वहां उनका सामना कनाडा के साथ चल रहे तनाव के सवालों से हुआ। भारत में अमेरिका के राजदूत रहे केनेथ जस्टर ने उनसे पूछा कि कनाडा और भारत के बीच तनाव क्यों बढ़ा, तो जयशंकर ने इसका बिल्कुल सीधा दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि एक तो कनाडा ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, अब तक अपने इल्जाम के कोई सबूत दिए नहीं। दूसरा, कनाडा अपने यहां बैठे भारत विरोधी आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि भारत ने बार बार इसके सबूत कनाडा को दिए। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. In the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Our concern is that, it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. And a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. विदेश मंत्री ने जिन सबूतों की बात की, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने कनाडा में आतंकियों और गैंगस्टर्स के बारे में जो डोजियर तैयार किया है, उसमें 10 मोस्ट वांटेड लोगों के नाम हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, अर्शदीप ढल्ला, सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, चरणजीत सिंह, रमनदीप सिंह जज, लखबीर सिंह, गुरपिंदर सिंह, सनोवर ढिल्लो और सुखदूल सिंह सुक्खा के नाम हैं। इनमें से सुक्खा की पिछले हफ्ते कनाडा में हत्या कर दी गई थी और बाकी के गैंगस्टर्स और टेररिस्ट कनाडा से खुलेआम एंटी इंडिया एक्टिविटीज चला रहे हैं। कनाडा में बैठकर ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और गैंगस्टर्स टारगेटेड किलिंग्स, प्रोटेक्शन मनी की वसूली, ड्रग स्मगलिंग,
हथियारों की तस्करी और टेरर फाइनेंसिंग के रैकेट चलाते हैं। कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, उनमें सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शामिल हैं, जिन पर भारत ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि ये आतंकवादी भारत में नौजवानों को बहलाकर उनसे जुर्म कराते हैं, ठेके पर हत्याएं कराते हैं और अलग खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देते हैं। भारत ने कई बार इनकी डिटेल्स कनाडा को दी हैं और उनके प्रत्यर्पण की मांग भी की है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कनाडा के लिए, सेफ हेवन बनने का मतलब ये है कि हम लोगों के द्वारा एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बावजूद भी जब वहाँ से जिस तरह की रिस्पांस मिलनी चाहिए उस तरह की रिस्पांस हमें नहीं मिलती रही है, तो इन लोगों ने ये महसूस किया कि वहाँ उन लोगों के लिए एक तरह से सेफ हेवन बन गया है। और ये ट्रूडो सरकार, पहले 2018 में शायद ट्रूडो आए थे, उसके बाद से भारत को बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं मिला है, जबकि प्रयास हमारी तरफ से रेगुलर रहा है। हम लोग रेगुलर इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन इन लोगों को प्रोवाइड करते रहे हैं। वहाँ की सरकार, हम जानते हैं ट्रूडो सरकार जिस पर डिपेंडेंट है वो खालिस्तान से संबंधित हैं, उसके लोगों का, उस पार्टी की सिंपैथी है खालिस्तान के साथ। भारत ने जो डोजियर दिया है उसमें पहला नाम संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी का है। यह पंजाब में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। संदीप सिद्धू पाकिस्तान में आईएसआई और खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में था। अक्टूबर 2020 में संदीप सनी का नाम लेफ्ट लीडर बलविंदर सिंह संधू की हत्या में सामने आया। उसने सुखमीत पाल सिंह नाम के गैंगस्टर के साथ मिलकर उस हत्या को अंजाम दिया था। इसके बाद लखबीर रोड़े ने उसे कनाडा भागने में मदद की। कनाडा पहुंचकर वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लिए काम करने लगा। खालिस्तानी समर्थकों ने संदीप संधू को कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी में नौकरी दिला दी थी, जहां अब वो सुपरिंटेंडेंट बन चुका है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लखबीर सिंह रोड़े के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है। एनआईए की डोजियर में दूसरा नाम अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श ढल्ला का है। अर्शदीप कनाडा में बैठकर भारत में गैंग चलाता है, कई हत्याओं और वसूली के मामलों में आरोपी है। नवंबर 2020 में डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी मनोहर लाल की हत्या में उसके गैंग का नाम सामने आया। इसके अलावा उसने जगरांव में एक इलेक्ट्रिशियन की हत्या की जिम्मेदारी भी फेसबुक पर ली थी। यह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने गैंग में भर्ती करता है और धमकाने, वसूली करने और हत्या के ठेके लेता है। सरकार ने उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। डोजियर में तीसरा नाम सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार का है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है। यह सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने से चर्चा में आया था। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान के मर्डर केस में भी वो आरोपी है। गोल्डी बरार डेरा सच्चा सौदा के एक फॉलोअर और अपने विरोधी गैंगस्टर हरजीत सिंह पेंटा की हत्या में भी आरोपी है। 2022 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। गोल्डी बरार सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और अक्सर अपने गैंग के अपराधों की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेता है। एनआईए की डोजियर में चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा का भी नाम है। वो पंजाब में हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन के 25 मामलों में आरोपी है। उसे 9 साल पहले हरदीप निज्जर ने भारत से भागने में मदद की थी और खालिस्तान टाइगर फोर्स का कमांडर बना दिया था, जिसके बाद चरणजीत सिंह ने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर एक और ग्रुप बनाया। वो कनाडा के सरे शहर में रहता है, जहां हरदीप निज्जर की हत्या हुई थी। चरणजीत सिंह अर्शदीप गिल के साथ मिलकर काम करता है और अक्सर भारत से अपराधियों को भागने में मदद करता है। कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकी रह रहे हैं, उनमें एक बड़ा नाम है लखबीर सिंह उर्फ लांडा का। पिछले साल पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला हुआ था, आपको याद होगा। एनआईए ने इसके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। लखबीर सिंह ने हिंदू शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। पंजाब में लखबीर सिंह के ऊपर 30 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हैं। भारत ने कनाडा को जो डोजियर सौंपा, उसके मुताबिक लखबीर सिंह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और अक्सर अपने अपराधों की जिम्मेदारी भी लेता है। उसने फेसबुक के जरिए
पंजाब पुलिस को धमकाने तक की कोशिश की थी। एनआईए पिछले कई साल से कनाडा में बैठे इन आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रही है। इस वजह से कई अपराधी भारत से भाग गए। एनआईए के डायरेक्टर जनरल रह चुके वाईसी मोदी ने इन गैंगस्टर्स की मॉडस ऑपरेंडी बताई। वाईसी मोदी ने बताया कि ये गैंगस्टर भारत के उन नौजवानों को टारगेट करते हैं जो हालात के शिकार हैं, मजबूर हैं, और फिर उन्हें पैसों का लालच देकर टारगेटेड किलिंग और अवैध वसूली जैसे अपराध कराते हैं। आपको याद होगा कि 2017-18 में बहुत टारगेटेड किलिंग्स हुई। उन टारगेटेड किलिंग्स में पंजाब में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, स्पेशली हिंदू लीडर्स की, क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियन फादर की, और ये जो है डेरा सिरसा वाले डेरा से कनेक्टेड लोगों की किलिंग्स हुई। ये लोग जो भी हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेश में जाने का क्रेज़ रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं। कोई फेक पासपोर्ट पे जाता है, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे जाता है, कोई वहाँ जाकर असाइलम ले लेता है। तो उन टैलेंट को ये एक तरह से स्पॉट करते हैं। उन लोगों को ये जानते हैं कि ये लोग बड़े वल्नरेबल हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर ये उन लोगों को ग्रूम करते हैं। और वो लोग, क्योंकि वो लोग रिसेंटली इंडिया से आए हैं, इंडिया में उनके साथी हैं, उनके संबंधी हैं, तो वो लोग उन लोगों के थ्रू ये हिंदुस्तान में वारदात करवाने की प्रयास करते हैं। वहाँ से थोड़ा बहुत फंडिंग भी करने की कोशिश करते हैं। वो पैसा जो यहाँ आता है, यहाँ के कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो इस तरह की कार्रवाई में पड़ते हैं। जैसे जैसे भारतीय एजेंसियों का प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे गैंगस्टर्स भारत से भाग रहे हैं, और इन सबका पसंदीदा ठिकाना एक ही है, कनाडा। एक और गैंगस्टर रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, ये भी कनाडा में रहता है। रमनदीप अपने भाई जयपाल भुल्लर के गैंग का मेंबर है। इसके खिलाफ हत्या और वसूली के 10 से ज्यादा मामले हैं। ये 2019 में भारत से भागकर कनाडा गया और अब नौजवानों को बहला फुसलाकर हत्या और वसूली कराता है। रमनदीप पर 2020 में डेरा सच्चा सौदा के एक समर्थक की हत्या कराने का भी आरोप है। दिल्ली के आत्मा सिंह लुबाना इन आतंकियों के चंगुल में फंसे नौजवानों की, उनके परिजनों की मदद करते हैं। आत्मा सिंह ने बताया कि दिल्ली के 2 युवकों पर मेट्रो स्टेशन की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखने का इल्जाम लगा था। दोनों को कनाडा में बैठे खालिस्तानियों ने भड़काया था और कहा था कि नारे लिख दो, फिर उनको कनाडा बुला लिया जाएगा। बाद में आत्मा सिंह ने बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा की मदद से इन दोनों युवकों की मदद की। वो बाहर बैठे हुए लोग, उनके पास पैसा भी है, और सबसे ज़्यादा वो जो लालच देते हैं उन लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं, भोले भाले लोग हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए वो भागते रहते हैं, और उनको बताया कि अमेरिका या कनाडा हम जाएंगे या तो हमारे को बहुत अच्छा रोजगार वहाँ पे मिलेगा यूरोप कंट्रियों में। तो उनको जब वहाँ से बाहर से लोग इनको फ़ोन करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, छोटा सा है, जैसे रेफरेंडम में लिख दो जी हमने खालिस्तान बनाएंगे, 26 जनवरी आती है उस पर वो लिखवाते हैं, या कोई इंडिया में ऐसा प्रोग्राम हो तो उसमें वो लिखवाते हैं। तो उनको जब वो करते हैं या गलती से वो चैट कर लेते हैं, तो इस तरह से वो फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो हमारे पास आते हैं कि हमारी मदद करो। रमनदीप की तरह एक और अपराधी गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा ढल्ला, ये 2018 में कनाडा भाग गया था। इसे भी भारत से भागने में हरदीप निज्जर ने मदद की थी। कनाडा पहुंचकर वो निज्जर की खालिस्तान टाइगर फोर्स में शामिल हो गया। उसने नाभा जेल में कैद अपराधी महेंद्र पाल सिंह की हत्या की धमकी दी थी और बाद में उसकी हत्या हो गई थी। कनाडा में इतनी बड़ी तादाद में भारत के भगौड़े गैंगस्टर्स और आतंकवादी इकट्ठा होने के बाद उनके बीच कनाडा में भी गैंग वॉर छिड़ गई है। अभी पिछले हफ्ते भारत से भागा एक गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की कनाडा में हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई गई है। फिर भी कनाडा इन अपराधियों पर कोई एक्शन नहीं लेता। यूनाइटेड नेशंस में कनाडा के राजदूत ने कहा कि हम सियासी फायदे के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते। At the same time, as we put great emphasis on the importance of equality,
we also have to uphold the values of free and democratic societies. We cannot bend the rules of state-to-state relations for political expediency, because we've seen and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign interference. But the truth is, if we don't adhere to the rules that we've agreed to, the very fabric of our open and of our free societies may start to tear. अब अगर किसी देश की सरकार ये कहे कि वो किसी को खुश करने के लिए लोकतांत्रिक आजादी पर पाबंदी नहीं लगाएगी, तो फिर उससे कार्रवाई की उम्मीद क्या की जाए? इसलिए कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थक खुद को वहां बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं और वहां बैठकर भारत में अपराध करते हैं। एनआईए ने भारत में पकड़े गए इन आतंकवादियों के जिन साथियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स पंजाब की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को डराते धमकाते हैं। इतना ही नहीं, ये पंजाब के क्लब्स के मालिकों को धमकाकर उनसे वसूली करते हैं। इसके अलावा आईएसआई की मदद से पाकिस्तान से ड्रग्स भारत में सप्लाई कराते हैं। एनआईए के पूर्व डायरेक्टर जनरल वाईसी मोदी ने कहा कि आज कम्युनिकेशन के नए नए टूल्स आ गए हैं, इसलिए इन अपराधियों के लिए भारत से दूर बैठकर अपना गैंग चलाना बहुत आसान हो गया है। आतंकवादी और क्रिमिनल का नेक्सस तो बहुत पुराना है। अब पिछले कुछ सालों में कम्युनिकेशन इतना इम्प्रूव हो गया है कि जिस तरह से कोई दिल्ली में बैठा क्रिमिनल मुंबई में कोई क्राइम करा सकता है, उसी तरह से कनाडा में या यूके में या यूएस में बैठ के इंडिया में क्राइम करवाया जा सकता है और उस सुविधा का ये लाभ उठाते हैं। देखिए, क्राइम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अल्टीमेटली मनी होता है। सारे सच्चाई है ये कि अनएम्प्लॉयड यूथ, स्पेशली पंजाब में तो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, बड़े आसानी से उपलब्ध हैं, जिनको बहुत थोड़े सस्ता पैसे में, थोड़े में जिन लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जा सकता है। तो विदेश से बैठकर पैसा भेजना कोई कठिन काम नहीं है। विदेश से बैठकर उनको पैसा भेज दिया जाता है। और जहाँ तक हथियार का सवाल है, वो संभवतः इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हथियार वो जब वहाँ से काफ़ी पैसा आता है तो उस पैसे से हिंदुस्तान में भी वो हथियार प्रोक्योर कर लेते हैं और वहाँ बैठकर किसी भी इस तरह के मामले की वो प्लानिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं और यहाँ पर वो हिंदुस्तान में एग्जीक्यूट हो जाता है। कनाडा भले ही अपने यहां आतंकवादियों और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन भारत ने इनका नेटवर्क ध्वस्त करने का अभियान छेड़ दिया है। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7 राज्यों में 53 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में मारे गए। ये कार्रवाई कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्श ढल्ला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मेंबर गोल्डी बरार और मारे जा चुके अपराधी सुक्खा के गैंग के खिलाफ की गई। दिन भर चली छापेमारी के दौरान कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। इनके पास से हथियार मिला है, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बरामद हुए हैं। एनआईए ने अगस्त 2022 से इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जांच शुरू की थी और आज 7वीं बार छापेमारी की गई है। अपराध और अपराध के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। एनआईए के एक्शन से यह बात एक बार फिर क्लियर हो गई है। कनाडा की सरकार भले ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को पनाह दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने कार्रवाई करी। उसने कनाडा में छिपे गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के खिलाफ सबूत भी कनाडा को सौंप दिए हैं। अब गेंद कनाडा के पाले में है। फैसला जस्टिन ट्रूडो को करना है कि वो बोलने की आजादी के नाम पर आतंकवाद का एजेंडा चलने देंगे या फिर खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी दागदार इमेज को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने आज छोटा उदयपुर के बडौली में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। इसके बाद वो वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो निकाला। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे। रोड शो के बाद मोदी जब मंच पर पहुंचे तो तमाम महिलाओं ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। लेकिन मोदी
आज सबसे पहले अहमदाबाद की साइंस सिटी पहुंचे। यहां एक नहीं कई रोबोट से उनका सामना हुआ। मोदी के पहुंचने पर एक रोबोट ने उनका स्वागत किया, दूसरा रोबोट उनके लिए सैंडविच और चाय लेकर आया। रोबोट जैसे ही नाश्ते की ट्रे लेकर सामने आया, मोदी ने चाय का कप उठा लिया। इसके बाद मोदी ने रोबोटिक्स के बारे में काफी कुछ समझा, वहां काफी वक्त बिताया। फिर वो नेचर पार्क पहुंचे और कुछ देर वहां रुके। इसके बाद वहां से एक्वेटिक गैलरी गए, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है। यहां एक ही छत के नीचे 188 प्रजातियां हैं, 1000 से ज्यादा मछलियां हैं। मोदी ने इस एक्वेटिक गैलरी का वीडियो खुद अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उस पवेलियन में पहुंचे जहां वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने 2003 से पहले के चैलेंज को गिनाया, जब गुजरात में कुछ ही वक्त पहले अकाल आया था, भूकंप आया था, फिर गोधरा जैसा इंसिडेंट हुआ था। मोदी ने कहा कि यह वो दौर था जब गुजरात के लोग परेशान थे और कुछ लोग एजेंडा चला रहे थे, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वाइब्रेंट गुजरात समिट की कामयाबी पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उस वक्त इसे शुरू करना ही एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई लोग इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स को डराया धमकाया जाता था कि वो गुजरात न जाएं, गुजरात में निवेश ना करें। गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। मोदी ने गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल दिखाया, तो आज कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने भी डेवलपमेंट का अपना विजन पेश किया। गहलोत आज से चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। जयपुर से शुरू हुई यात्रा 9 दिन बाद जैसलमेर में जाकर खत्म होगी और बीच में 17 जिलों में रुककर गहलोत लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री 3160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा को गहलोत ने मिशन 2030 का नाम दिया है। वो लोगों को बताएंगे कि 2030 का राजस्थान कैसा होगा।
इस यात्रा की शुरुआत जयपुर से हुई है। इस कार्यक्रम में उन्होंने मिशन 2030 का कर्टन रेजर जारी किया। इसके बाद अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस बार चुनाव में राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज टूटेगा। गहलोत ने कहा कि सरकार बदलती है तो लोगों को नुकसान होता है। पिछली वसुंधरा सरकार ने उनकी कई योजनाएं बंद कर दी थीं। अशोक गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 किसी पार्टी का नहीं है, ये राजस्थान का मिशन है और बीजेपी को भी इसे पूरा करने के लिए साथ आना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में वैसे तो माई बाप तो जनता होती है, आप लोग हैं। सरकार किसी बनेगी, आप लोग याद जानते हो। पर माहौल ऐसा बन गया है कि अगर मैं किसी कहता हूँ सरकार आ सकती है, अगर नहीं आ रही है, ये जवाब मिलता है। लगता मुझे इसका मतलब है कि मामला इस बार ठीक हो सकता है अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो। एक तो सरकार बदलने नुकसान क्या है, कितना फर्क है सोच के अंदर, आप सबको मालूम रहना चाहिए। लेकिन मेट्रो बंद कर दी, नहीं सरकार ठीक। रिफाइनरी बंद हो गई, मैंने ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, माहौल बदला, वो बंद कर दिया। असम के सीएम कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो हम लोग तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए हैं राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये लोग बहुत ही नेगेटिव लोग सोचते हैं। हम कह रहे हैं आप आइए साथ में 2030 मिशन के अंदर आइए। ये कोई मेरा मिशन है क्या? ये आपका मिशन है, पब्लिक का मिशन है, जनता का मिशन है, सरकार का मिशन नहीं है। सरकार किसी की भी होगा। हालांकि बीजेपी ने गहलोत के सुझाव को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि गहलोत का मिशन 2030 का विजन चुराया हुआ है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत सिर्फ वोट हासिल करने की है। शेखावत ने इसके बाद गहलोत से सवाल किया, कहा कि गहलोत कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, आखिर तब उन्होंने राजस्थान के लिए ऐसा सपना क्यों नहीं देखा? एक व्यक्ति जिसको बहुत यंग एज में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक व्यक्ति जो लगातार 3 बार हर 5 साल के अंतराल के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद 15वें साल के आखिरी 2 महीने जब ये अवश्यंभावी है और सब जानते हैं कि सरकार बदलने वाली है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, उस समय पर गहलोत साहब 2030 का विजन लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि 2030 का राजस्थान कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनको राजस्थान के बारे में इतनी चिंता थी, राजस्थान का भविष्य बनाने की, राजस्थान का कोई लंबा दूरगामी लक्ष्य लेकर के राजस्थान का विकास करने की, तो 2018 में जब सरकार बनी थी तब 30 का लक्ष्य लेकर के प्रारंभ करते तो अब तक आधा रास्ता पार कर चुके होते। माननीय मोदी जी की नकल करके, बिना अकल लगाए नकल करके, और वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों के लालच में इस तरह के शगुफे छोड़ रहे हैं। जनता सब जान भी गई है, पहचान भी गई है, देख भी लिया है और भुगत भी लिया है। अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को आज ही एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ गया। हुआ यह कि जयपुर के जिस कार्यक्रम में गहलोत पहुंचे थे, वहां ज्योतिषियों, रत्नों के कारोबारी और कारीगरों को बुलाया गया था। गहलोत ने उनसे बात की, उनकी मांगें सुनी, उसे पूरा करने का भरोसा दिलाया। इसी प्रोग्राम में गहलोत ने अपनी जीत का दावा किया था। लेकिन जब गहलोत वहां से चले गए, तब उन्हीं ज्योतिषियों ने कहा कि गहलोत तो चुनाव जीतने ही नहीं वाले, उनके ग्रह नक्षत्र उनका साथ नहीं दे रहे। कार्यक्रम में आए ज्योतिषियों ने कहा कि राजस्थान चुनाव में सनातन के अपमान का मुद्दा गहलोत के खिलाफ जाएगा। गहलोत साहब की जो गवर्नमेंट की जो बात करते हैं, वो उनका जो बृहस्पति अगर देखा जाए चुनाव के बाद, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट पलटते हुए देख सकते हैं। राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर से चेंज होने जा रहा है। उस ट्रांजिट के बिहार पे मैं बोल सकता हूं कि विपक्ष बहुत भारी पड़ने वाला है। और जहां तक सनातन धर्म की बात करते हैं, तो आज सबको पता है सनातन धर्म का कौन पक्षधर है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, वो सनातनी नहीं, लेकिन आज के टाइम में जिस लेवल पे सनातन का अपमान किया जा रहा है, सनातन को किया जाता है, तो सारे सनातनी
सबको पता है कि हमको क्या करना है। जिस तरीके से पहले जो आंकड़े निकल के आते थे ना, एक पक्ष में सरकार निकल के चली जाती थी, अब की बार वो नहीं है। अब की बार कांटे की टक्कर रहने वाली है। मोदी जी सब पर भारी है, लेकिन अशोक गहलोत जी हमारी मांग उन्होंने मानी है और आगे वो करते हैं, तो हमारे फेवर में अशोक गहलोत जी हैं इस समय। जो सनातनी है वो सबसे पहले नो डाउट बीजेपी को ही चाहेगा, क्योंकि जितना बढ़ावा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बीजेपी के टाइम में मिला, उतना कभी नहीं मिला। हिंदू जो जागा है वो इसी काल में जागा है, और एकता जो हिंदुओं में आई है वो इसी समय में आई है, उसको हम खोना नहीं चाहते। ये बात गहलोत भी जानते हैं कि सनातन का मुद्दा उन्हें इस चुनाव में भारी पड़ सकता है, इसलिए अपनी यात्रा में गहलोत मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भगवान के दर्शन किए, पूजा की। मंदिर से निकलकर गहलोत ने कहा कि उन्होंने भगवान से राज्य के लोगों की सुख शांति की कामना की है। सीकर में गहलोत के साथ राजस्थान सरकार में मंत्री शकुंतला रावत भी थीं। उन्होंने कहा कि गहलोत के मंदिर आने का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो हिंदुत्व का चुनावी इस्तेमाल करती है, लोगों को बांटती है। असली सनातनी तो गहलोत हैं, जिन्होंने राजस्थान के मंदिरों की तस्वीर बदल दी है। पहले से वो नहीं आ रहे, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं। खाटू जी है सभी मंदिर है, और आप देख रहे हैं कि मंदिरों के लिए कितना क्या है। 32 करोड़ यहाँ के लिए, गोविंद देव के लिए 100 करोड़, रातानाड़ा गणेश मंदिर के लिए, कैला देवी, बेणेश्वर धाम, सभी मंदिरों में जीर्णोद्वार के लिए पैसा हमने दिया है। कितना करोड़ों रुपया दिया है। जहाँ जिसने कहा उतना मंदिरों का जीर्णोद्वार किया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और वो भगवान के नाम पे बांटना चाहते हैं। ईश्वर सबका है। मध्य प्रदेश से अलग राजस्थान में बीजेपी के पास एक एज है। यहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के खिलाफ है। पिछले चुनाव की तरह बीजेपी ने अब तक वसुंधरा राजे को बीजेपी का सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। चुनाव में बड़े चेहरे उतारकर बीजेपी गुटबाजी की समस्या से भी छुटकारा पाएगी। साथ ही साथ काडर का उत्साह भी इससे बढ़ेगा। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भले ही अपने राजस्थान मॉडल को जीत की गारंटी बताएं, लेकिन राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि राजस्थान को लेकर वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना मध्य प्रदेश को लेकर है। शायद कॉन्फिडेंस की कमी बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय में भी है। बीजेपी ने उनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। उनको इंदौर 1 सीट से टिकट दिया गया है। लिस्ट में अपना नाम होने पर कैलाश विजयवर्गीय पहले ही हैरानी जता चुके हैं, और अब उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, चुनाव लड़ने के लिए मेंटली रेडी नहीं थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो तो कैंपेन की तैयारी में लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें प्रचार में लगाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। विजयवर्गीय ने टिकट मिलने के बाद भी कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मना किया था, और कांग्रेस ने ये बात पकड़ ली। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ये तो नहीं बता रही है कि उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते उन्हें जबरदस्ती चुनाव में उतारा जा रहा है। इसका मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है। विजयवर्गीय जी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं था, उनसे पूछा गया था, उन्होंने मना किया था, उसके बावजूद भी थोप दिया गया। उन्होंने कहा मेरा मेंटल सेटअप अब चुनाव लड़ने लायक रह नहीं गया, यानी अब मेरा मेंटल सेटअप हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय जी सब पे टिप्पणी करते थे, अब बेचारे जल बिन मछली की तरह उनकी हालत हो गई। कांग्रेस कह रही है कि विजयवर्गीय टिकट मिलने से दुखी है।
उन्हें अपनी जीत का रिकॉर्ड टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस को जवाब दिया एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरदस्ती इस बयान को तूल ले रही है। विजयवर्गीय पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी है, इसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें दुख नहीं कह सकते आप, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था इसलिए बात करें। समर्पित कार्यकर्ता हैं हम, सब साथ के हैं, हम एक साथ 90 में एमएलए बने थे हम लोग, पर इसलिए कैलाश जी जो कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। हमें तो पार्टी जहाँ काम देती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, पार्टी की इच्छा से चलते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। इस बीच कांग्रेस को शिवराज सिंह चौहान पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया। दरअसल उज्जैन में 12 साल की एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। लोगों ने उसे देखकर पुलिस को खबर की। उसके बाद उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया। लड़की की हालत नाजुक थी, इसलिए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है। कांग्रेस ने रेप की घटना को लेकर उज्जैन में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ा तीखा बयान दिया। सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ तो शिवराज लाडली बहना सम्मेलन में जाते हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज और उनकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की आपको दुहाई नहीं सुनती? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। लड़की की हालत जानने के लिए खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर के अस्पताल पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लड़की फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अब तक उसने बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लड़की उज्जैन की रहने वाली नहीं है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने रणदीप सुरजेवाला को जवाब दिया और कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। बाकी आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? महिला आरक्षण बिल के बाद महिलाओं के सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ झुके थे। शिवराज सिंह चौहान भी महिला वोटर्स के जरिए फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस एमपी में बीजेपी का गेम पलटने में लगी है। एक बच्ची के साथ रेप की घटना बहुत संवेदनशील है। जाहिर है कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना शिवराज और बीजेपी के लिए आसान तो नहीं होगा। 2024 का चुनाव भी अब करीब आता जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज का अलायंस मोदी को हटाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन विपक्षी दलों की आपसी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आरजेडी के सांसद मनोज झा के एक बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। जब संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सदन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता सुनाई थी, जो राजपूतों को नागवार गुजरी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर से आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने इसे लेकर मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी मनोज झा का विरोध किया। बीजेपी के कार्यकर्ता भी आज पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव के पुतले जला रहे थे और उनसे माफी मांगने को कह रहे थे। वहीं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने साफ कहा कि जो बात मनोज झा ने कही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें।
आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। आप बोलते हैं ठाकुर, अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। और ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है, उसको लेकर के अगर आप ये दुनिया को बरगलाइएगा और कहिएगा जात पात नहीं, तो सब जान रहे हैं कि आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पब्लिकली सामने आकर के माफी मांगना चाहिए सब लोगों से। जेडीयू के नेताओं को भी मनोज झा की जात पात की ये बात पसंद नहीं आई। जेडीयू के लीडर संजय सिंह ने खुले मन से उन्हें चुनौती दी और कहा कि अगर राजपूत भड़क गए तो फिर उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। मनोज झा को कहना चाहता हूं, दया के पात्र हो आप, ठाकुर को ललकारो नहीं, ठाकुर आए हैं, ठाकुर आए हैं, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा वो ऐसा दमकल नहीं बना तो उसको पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमको लगता है मनोज झा जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आप लगता है घी स्थिर के पास करके वहां गए। हमको लगता है कि आप घी स्थिर के पास करके गए। अगर अच्छे विद्वान होते इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं। मनोज झा ने 21 सितंबर को सदन के अंदर जो कविता सुनाई, जिसे लेकर उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उस कविता में था क्या? मनोज झा ने उसे क्यों पढ़ा, ये आप सुनिए। यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा को लेकर सबसे तीखा रिएक्शन बीजेपी के एमएलए नीरज बबलू का आया। उन्होंने कहा कि मनोज झा अगर उनके सामने ऐसा कहते तो वो उनका मुंह तोड़ देते। कविता तक तो सही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप ये कहते कि हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। आप रावण और राक्षस वाले जगह पर ठाकुर को रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी समाज को आप बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और ये बयान पूरी तरह सोची समझी एक साजिश के तहत लालू जी के इशारे पे ये बयान दिया गया है। अन्यथा लालू जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के बयान पे? मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कोई इस तरह की बयानबाजी करता, मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। किसी समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। चूंकि सवाल सीधे लालू यादव पर उठे, तेजस्वी यादव पर उठे, इसलिए आरजेडी ने इस पर सफाई दी। शक्ति यादव ने कहा कि मनोज झा तो सिर्फ एक कविता पढ़ रहे थे, उसे किसी जाति से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी के एमएलए नीरज बबलू के बयान पर भी ऐतराज जताया। अतीत में जो हालात गांव और कस्बों में जो दबंगई था, जो अधिनायकवाद था, उसके खिलाफ जो कविता लिखी गई थी, उसी कविता का उन्होंने पाठ किया था। उसको जात से कैसे जोड़ सकते हैं? ठाकुर तो जननायक कपूरी ठाकुर जी भी थे, और तो नेतृत्व चीजों को देख ही रही है, लेकिन ये नासमझे में दिया गया बयान है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कह देना चाहते हैं, ये बबलू सिंह जो बोले हैं, नीरज बबलू, सीमा में रहें, ये भूले नहीं, ये बिहार है। एक इशारा अगर उठेगी, माफ करना, ये शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। मुंह तोड़ने की बात किसकी हैसियत है, किसके सीना में ताकत है जी? मनोज झा ने जो कविता पढ़ी थी वो ओम प्रकाश वाल्मीकि थी, बरसों से पढ़ी जा रही है। उसमें ठाकुर शब्द जाति से ज्यादा एक तबके
गरीबों का शोषण करने वालों के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन राजनीति में कब कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज एक मुद्दा बन जाए, कहा नहीं जा सकता, और खास तौर पर बिहार में। नीतीश कुमार की बात को उनके ही मंत्री, उनके ही अफसर कितना सीरियसली लेते हैं, यह आज सामने आ गया। पटना में नीतीश कुमार कल सुबह सुबह जब अचानक सचिवालय पहुंच गए थे तो 6 मंत्री और 5 बड़े अफसर अपने केबिन में नहीं थे। कोई भी टाइम पर ऑफिस नहीं आया था। नीतीश कुमार इसे लेकर काफी नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब सभी मंत्रियों को, सभी अफसरों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा उसका उनके मंत्रियों पर, अफसरों पर शायद कोई खास असर नहीं पड़ा। आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जब सुबह 9:30 बजे सचिवालय गए तब भी तमाम मंत्री और अफसर नदारद थे। सिर्फ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर वक्त पर पहुंचे हुए थे। लेकिन कैमरा देखकर कैसे कुछ लोग भागने लगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए, ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये चैम्बर है और यहाँ पर बत्ती जलाई गई है। इसका मतलब शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। कितने बजे पहुँचे? 9:25 में। अच्छा, 9:25 में शिक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार सचिवालय आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने जो निर्देश दिया है उसका असर दिखाई दे रहा है। लंबी कतार लग गई है आज? एकदम लग गई है, जरूर रोज लगती है। पहले भी समय पे आ रहे थे? एकदम आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री उसके बाद सीधे इसी सीढ़ी से ऊपर की तरफ बढ़े थे और इसलिए हम अब ऊपर की तरफ जो विभाग हैं वहाँ चलकर देखते हैं। कमरे में भी आप एक तस्वीर दिखा दीजिए। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये मंत्री जी आ चुके हैं क्या? नहीं सर, नहीं है, अभी आंसर नहीं है। 9:30 से ज़्यादा बज चुका है। अभी तो नहीं आया सर। 9:35 हो रहा है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल मुख्यमंत्री आए थे तो जी थे, सर से मुलाकात भी हुई है जी, लेकिन आज नहीं है। मद्य निषेध मंत्री आज 9:35 में अपने दफ्तर में नहीं है। कल नीतीश कुमार ने इनकी तारीफ की थी। समीर कुमार महासेठ मंत्री नीतीश कुमार कल आए थे, इनके चैम्बर में गए थे लेकिन मिले नहीं थे। और आज है या नहीं? आज भी नहीं है। यहाँ देखिए, उद्योग विभाग के मंत्री समीर महासेठ जो कि आरजेडी कोटे से हैं, उनका चैम्बर खाली है। 9:47 हो चुके हैं लेकिन मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। ये कृषि मंत्री का चैम्बर है। कल नीतीश कुमार यहाँ आए, उन्होंने बज़ाब्ता इनकी कुर्सी की तरफ उंगली दिखाकर तस्वीरें भी दिखाई कि मंत्री जी अपने चैम्बर में नहीं हैं। और समय देख लीजिए, 10 बज चुके हैं, यानी आधे घंटे की देर हो चुकी है। भाई क्यों हो गई देर? वजह क्या हुई? इस विभाग में कल मुख्यमंत्री आए थे, निर्देश दिया कि समय पर आए। वजह क्या रही? आप वापस क्यों जा रहे हैं? वापस क्यों जा रहे हैं? चले जाइए, कमरे में चले जाइए। आप मैडम अभी आ रही हैं? किस विभाग में? अभी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? देर हो गई आपको? देर क्या हुई? 9:30 बजे का समय। आप कोई नहीं होते पूछने वाले। हम नहीं होते पूछने वाले, लेकिन नीतीश कुमार की तो बात मानेंगे, मुख्यमंत्री की तो बात मानेंगे। कृषि मंत्री सर्वजीत का ये चैम्बर है। करीब 10:15 हो चुका है। मंत्री जी अभी पहुंच रहे हैं। मंत्री जी बताइए, 45 मिनट की देर कर दी आप ऑफिस में बैठ के। मुख्यमंत्री आए थे कल, निर्देश दिया उन्होंने। आ जाइए। जो माननीय मंत्री होते हैं उनको फील्ड विजिट भी करना है। फील्ड में हम लोग जाकर के काम देखते हैं और जब काम देखने के बाद आते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट तो आगे पीछे हो ही सकता है ना। दूसरे मंत्री जो हैं उनके दफ्तर में गया, वहाँ भी यही तस्वीर है। कई जगह मंत्री हैं, कई जगह नहीं भी हैं। आएंगे, सब लोग आएंगे। कोई क्षेत्र से रात को 2 बजे लौटे होंगे। गोरखपुर से आज एक अच्छी तस्वीर सामने आई। गोरखपुर मंदिर में कैंपस में आज सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। वहां आए तमाम लोगों की परेशानियां सुनी और उन्हें मदद का भरोसा भी दिया। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला ने भी योगी आदित्यनाथ को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि कुछ लोग उसकी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, बार बार उसे परेशान करते हैं। उनका परिवार इस बात को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इसलिए
वो योगी के दरबार में मदद मांगने आई हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़े ध्यान से इस महिला की बात सुनी, उससे पूछा कि बेटी को परेशान करने वाले ये बदमाश कौन है। इसके बाद सामने खड़े अधिकारी को डांट लगाई और कहा कि अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, तुरंत कार्रवाई करो। आईसीसी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई है। 7 साल के बाद पाकिस्तान की टीम भारत आई है। आखिरी बार 2016 में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। हैदराबाद में टीम का स्वागत किया गया। कैप्टन बाबर आजम और टीम के दूसरे खिलाड़ी लाहौर से दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंचे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने देरी से वीजा मिलने की शिकायत की थी। पाकिस्तान को अपना पहला प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में ही खेलना है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। आज की बात में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।